हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम। आज हम क्लास 8 के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 5 न्यायपालिका करेंगे। आपने अक्सर न्यूज़पेपर में कोर्ट की हेडलाइंस देखी होगी कि कोर्ट ने इस मुद्दे पर यह फैसला दिया, उस मुद्दे पर यह फैसला दिया। इन सारी चीज़ों को आपने टीवी चैनल में भी देखा होगा, उनके काम के बारे में सुना होगा। आज हम इस वीडियो में न्यायपालिका की चर्चा करेंगे कि न्यायपालिका क्या है, उसकी क्या भूमिका है, उसके स्तर क्या है। इन सारी चीज़ों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। नाउ वी स्टार्ट। न्यायपालिका। हमारे देश में कानून का शासन चलता है। सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसा कि हमारा जो देश है वहाँ पर कानून का शासन चलता है, ठीक है, और यहाँ पर सभी लोगों पर एक जैसे कानून लागू किए जाते हैं। यानी बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी वही सज़ा दी जाती है जो एक छोटे से व्यक्ति को दी जाती है। तो सभी लोग समान हैं कानून के सामने। और जब किसी कानून का उल्लंघन होता है, कोई भी अगर किसी कानून को तोड़ता है तो एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा, यानी एक फिक्स प्रोसेस है, उसके द्वारा उसको सज़ा भी दी जाती है। कानून के शासन को लोग लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इसके तहत इसमें बहुत सारी अदालतें आ जाती हैं, जिला स्तर की आ जाती हैं, राज्य स्तर की, इसके अलावा हमारी सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। तो ये तमाम तरह की हमारी अदालतें हैं। जब भी नागरिकों को ऐसा लगता है कि उन्हें न्याय की ज़रूरत है तो वो उस न्यायपालिका में या उस कोर्ट में जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। तो ये लोकतंत्र का एक पार्ट है। न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। सबसे पहले है हमारा कि न्यायपालिका की क्या भूमिका है, हम इसे देखते हैं। जो हमारी न्यायपालिका होती है वो बहुत सारे मुद्दों पर फैसला सुनाती है। वो मुद्दे कई तरह के हो सकते हैं, अलग अलग तरह के बहुत से मुद्दे हो सकते हैं। तो जो न्यायपालिका होती है वो बहुत सारे तरह के मुद्दों पर फैसले देती है। जैसे कि सबसे पहला हमारा मुद्दा है विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करता है। तो कभी भी किसी देश में एक तो नागरिक होते हैं, ठीक है, उसके बाद अलग अलग राज्य होते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है एक केंद्र सरकार। तो कभी भी अगर किसी नागरिक के बीच में आपस में विवाद होता है तो न्यायपालिका उनके विवादों का निपटारा करती है। इसके अलावा अगर दो राज्यों के बीच में कोई मुद्दा हो जाए, ऐसा लड़ाई का मुद्दा हो जाए, तो उसका निपटारा भी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। अगर राज्य और केंद्र के बीच में किसी मुद्दे पर ऐसे लड़ाई हो जाए या कभी कोई विवाद छिड़ जाए तो उनके बीच का विवाद भी ख़त्म करने का काम न्यायपालिका का होता है। कभी लोगों में और राज्य में कभी कोई विवाद हो जाए तो इसे ख़त्म करने का काम भी हमारी न्यायपालिका का होता है। ये अलग अलग मुद्दों पर होता है। जैसे अगर लोगों के बीच में किसी चीज़ को, संपत्ति को लेके या किसी चीज़ को भी लेके झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो न्यायपालिका उसे सॉल्व करेगी। अगर राज्य द्वारा कोई ऐसा कानून लागू कर दिया जाता है जो लोगों के हित में नहीं है तो भी विवाद हो सकती है, विवाद की स्थिति आ सकती है। तब न्यायपालिका इसमें भागीदारी लेती है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास है। यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकता है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तो न्यायपालिका के भूमिका में जो हमारा दूसरा मुद्दा आता है वो न्यायिक समीक्षा का आता है। यानी संविधान की जो व्याख्या करने का अधिकार है कि संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो किस आधार पर लिखी गई हैं, इसके अलावा उसका क्या मतलब है, ये सारा बताने का काम हमारी न्यायपालिका का होता है। और कभी ऐसा हो जाए कि संसद जो कि हमारे लिए कानून बनाती है, अगर उसने कोई कानून बनाया और वो कानून ऐसा है कि वो संविधान के आधार पर नहीं बनाया गया, उसमें कुछ अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तो उस मामले में उस कानून को रद्द करने का काम हमारी न्यायपालिका कर सकती है। तो इसे हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं।
उसके बाद आ जाता है हमारा कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, यानी जो हमारी न्यायपालिका है वो कानूनों की रक्षा भी करती है और हमारे जो मौलिक अधिकार है उनकी भी रक्षा करने का काम करती है। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। जैसा कि हमारा संविधान हमें पूरे 6 मौलिक अधिकार देता है, और कभी भी ऐसा लगे किसी नागरिक को कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है या फिर उच्च न्यायालय जा सकता है। जैसा कि हमने क्लास 7 के एक एग्जाम्पल में देखा था हाकिम शेख की कहानी, उसमें जब उनके मौलिक अधिकार का हनन हुआ था तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था राज्य सरकार के खिलाफ। इनकी स्टोरी थी कि हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति यानी PBKMS के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन था। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। तो हाकिम शेख जो पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के सदस्य थे, उन्हें एक बार बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आ जाती है और उसके बाद वो कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाए गए, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। तो इतनी इमरजेंसी वाली हालत में जब उनको चोट लग गई थी तो कोलकाता के किसी भी हॉस्पिटल में उनको भर्ती नहीं लिया गया, सिर्फ इस वजह से कि या तो किसी हॉस्पिटल में बेड्स खाली नहीं थे या फिर ऐसा था कि वहाँ पर अच्छी सुविधाएं नहीं थी। तो इस वजह से इतनी इमरजेंसी की हालत में उन्हें कई सारे हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़े और लास्ट में जाके उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। तो इस तरह से जब उनको किसी ने इलाज नहीं दिया तब जाके उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया जहां उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। तो ये जो स्थिति थी उनकी, वो कहीं ना कहीं इमरजेंसी की स्थिति थी और इस स्थिति में मरीज को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जल्द से जल्द उसका इलाज किया जाए क्योंकि उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है वो स्थिति और ज़्यादा क्रिटिकल होती जाती है। तो ऐसे में उनके लिए ये व्यवस्था करवाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल ने उनको लेने से ही मना कर दिया था। 8 हॉस्पिटल्स के उन्होंने चक्कर काटे थे क्योंकि कहीं पर अच्छी सुविधाएं नहीं थी तो कहीं पर और चीज़ें अच्छी नहीं थी। इसकी वजह से उन्हें कितनी इमरजेंसी की हालत में घूमना पड़ा था। उसके बाद लास्ट में वो एक निजी हॉस्पिटल गए और वहाँ पे उनका इलाज हुआ और बहुत पैसे खर्च करने पड़े। तब जब उन्होंने मुकदमा दायर किया तब सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया कि जो हमारा संविधान है उसमें जो हमारा आर्टिकल 21 है उसमें प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें क्या है कि स्वास्थ्य का अधिकार भी आता है कि हर किसी को हमें स्वास्थ्य की सुविधाएं भी उपलब्ध करवानी है। ये हमारा आर्टिकल 21 आता है। बहुत से आर्टिकल्स हमारे हैं हमारे संविधान में अलग अलग क्षेत्र को लेके। उसके बाद न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को ये आदेश दिया कि वह अस्पतालों की जो लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है, जो हाकिम शेख हैं उनको जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। सरकार को ये भी आदेश दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की रूपरेखा तैयार करे, यानी उसके लिए एक रूपरेखा पूरी तैयार करे जिसमें वो रखे कि हमें मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था करनी है, इमरजेंसी रखनी है, उसमें ये चीज़ भी कही गई। और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही गई कि अगर कोई भी इस तरह से इमरजेंसी की हालत में आता है तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो गांव वगैरह वाले इलाके होते हैं वहाँ पर इमरजेंसी वार्ड्स नहीं होते, बल्कि शहरों में और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें इमरजेंसी वार्ड्स होते हैं। वहाँ पर इस तरह के जो मामले होते हैं उनको जल्द से जल्द देखा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें ये आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द इस काम को करें। ठीक है, अब आता है हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, यानी उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं है, कोई उसको मतलब अपने अंडर नहीं कर सकता है। तो हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है।
इसके लिए शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। तो हमारी जो न्यायपालिका है उसको पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया, उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं होता है। इसके लिए इनकी जो शक्तियां हैं उनका बराबर में बंटवारा किया गया है। जैसे विधायिका का अपना काम है कि वो कानून बनाएगी, कार्यपालिका का अपना काम होता है कि वो कानून को लागू करेगी। उसी तरह जो न्यायपालिका होती है उसका ये काम होता है कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसको सजा दी जाएगी, और वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। अगर राष्ट्रपति के द्वारा भी कोई कानून तोड़ा जाता है तो उसको भी सजा दी जाएगी। इस तरह से पूरी व्यवस्था की गई है ताकि कानून से ऊपर कोई ना हो सके। सबसे ऊपर कानून है, कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं होता है। यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के जो काम होते हैं उसमें कभी भी दखल नहीं देती। ना विधायिका ना ही कार्यपालिका कभी भी न्यायपालिका का जो भी काम होता है उसके ऊपर दखल नहीं देती है। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, ना ही वह सरकार की ओर से काम करती हैं। जो हमारी अदालतें होती हैं वो सरकार के अंडर में नहीं आती और ना ही वो सरकार के लिए कोई काम करती हैं। इनका अपना कार्य क्षेत्र होता है, इनके अपने काम होते हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल ना हो, इसीलिए एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो जब एक बार उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाती है तो उसके बाद उनको उनके पद से हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल, एक बहुत लंबा प्रोसेस है ये, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, मतलब कि न्यायाधीशों को अगर आसानी से हटाने की पावर होती हमारे नेताओं वगैरह में, तो क्या होता कि अगर नेताओं ने कोई गलती की, कोई कानून तोड़ा, तो उनके पास अगर ये पावर होती कि वो आसानी से न्यायाधीशों को हटा सकते हैं, तो वो उनका ट्रांसफ़र कर देते, हटा देते उनको वहाँ से। तो क्या होता है कि जो न्यायाधीश है वो उनके खिलाफ कोई फैसला ही नहीं दे पाते, इसीलिए उनको स्वतंत्र रखा गया है। उनकी इसमें जो नेता लोग हैं उनकी इसमें किसी तरह की भूमिका नहीं रखी गई। एक बार अगर न्यायाधीश नियुक्त हो जाता है तो फिर उसको हटाना एक पूरा लंबा प्रोसेस है, उसको इतनी जल्दी नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। इसीलिए जो शक्तियों का बंटवारा है वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से किया गया है। भारत में अदालत की संरचना कैसी है? अगर हम भारत में अदालतों की संरचना की बात करें तो ये 3 अलग अलग स्तर पर होती है। सबसे नीचे ये कुछ पिरामिड की शेप में होती है। सबसे नीचे हमारी निचली अदालत होती है, फिर हमारा सर्वोच्च न्यायालय आता है, उसके बाद सबसे नीचे हमारा निचली अदालत आता है, फिर उसके ऊपर हमारे उच्च न्यायालय है और सबसे ऊपर हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हायर कोर्ट, और उसके बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं, सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। तो नीचे वाला जो हमारा स्तर है, यानी जो हमारी निचली अदालत है, यहाँ पर बहुत तरह के कोर्ट आ जाते हैं, अलग अलग तरह के बहुत से कोर्ट आ जाते हैं। जो एक डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंडर जितने भी गांव वगैरह होते हैं, वहाँ की जो भी मामले हो, या शहर आसपास की जो भी जगह है, वहाँ के जितने भी मामले हों वो जिला अदालत में या फिर हमारी निचली अदालत में जाती है। उसके बाद जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा संबंध होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला अदालत कहा जाता है। सबसे नीचे वाली जो हमारी अदालत होती है वो हमारी अधीनस्थ न्यायालय होती है, जिसे जिला अदालत भी कहते हैं। ये अदालतें जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती है। यह बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। तो जो छोटे छोटे से मुद्दे होते हैं अपने आसपास के जगहों के, उन सारे मुद्दों का जो फैसला होता है वो जिला अदालत में होता है। यानी उस जिले में आ रहे जितनी भी जगहें होंगी, वहाँ के जितने भी छोटे मुद्दे हों या बड़े मुद्दे हों, सारा फैसला जिला अदालत के द्वारा ही किया जाता है। और अगर वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं होती तो फिर वो उच्च न्यायालय में जाते हैं। अगर उच्च न्यायालय में भी सुनवाई नहीं होती तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। तो हर राज्य जिलों में बटे होते हैं और हर जिले की अपनी एक जिला अदालत होती है और जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है या यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उस राज्य की ये सबसे ऊंची अदालत मानी जाती है। जैसे
बिहार हो गया, तो बिहार की जो हाई कोर्ट होगा, बिहार का जो हाई कोर्ट होगा वो पटना में स्थित है। तो बिहार में जितने भी ज़िले हैं उन सब का सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा बड़े स्तर पर जो न्यायालय होगा वो वहाँ का उच्च न्यायालय होगा। अगर कोई जिला अदालत कोई फैसला नहीं ठीक से दे पा रही है या लोग ऐसा चाहें कि हमें यहाँ से संतुष्टि नहीं मिल रही, तो वो उच्च न्यायालय में, उस राज्य की उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है। फिर आता है उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास में की गई थी। तो सबसे पहले हमारे जो ये प्रेसिडेंटी शहर थे वहाँ पर 1862 में स्थापना की गई थी हमारे उच्च न्यायालयों की। सबसे पहले कोलकाता में, फिर मुंबई और मद्रास में ऐसा किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। दिल्ली में उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। आज देश भर में 24 उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। तो हमारे देश में जो हमारे स्टेट हैं वो तो 28 हैं, लेकिन जो हमारे उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट है उनकी संख्या सिर्फ 24 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ जो राज्य हैं उनकी राजधानियाँ क्योंकि कॉमन है, तो इस वजह से उनका एक कॉमन ही हमारा हाई कोर्ट हो जाता है। जैसे पंजाब और हरियाणा है तो उसकी जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, इसीलिए उनका एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। पंजाब का भी अगर कोई मुद्दा होता है तो वो वहीं के न्यायालय में जाता है, और हरियाणा का भी अगर कोई मुद्दा होता है तो वो वहीं के हाई कोर्ट में जाता है। उसी तरह जो हमारे 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनके जो मामले होते हैं वो गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय में रखा गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन दोनों की भी जो राजधानी है वो एक ही है, हमारी हैदराबाद, इनके लिए भी साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ठीक है। फिर आता है हमारा उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है यानी सुप्रीम कोर्ट होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारे अदालतों को मान्य होते हैं। तो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे बड़ी अदालत मानी जाती है पूरे देश के लिए, और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देती है उसको बाकी सारे अदालतों को यानी हाई कोर्ट को भी मानना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी जितने कोर्ट हैं उनको भी मानना पड़ता है। हमारा जो हाई कोर्ट था यानी हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में स्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को की गई थी, जिस दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। ठीक है। अब आता है हमारा, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। कई बार कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं कि हाँ ये फैसला मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं और आगे जाके अपील करूँगा। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा जो फैसला दिया गया है, यानी अगर मैंने सबसे नीचे वाले लेवल पे अगर कोई मुकदमा दायर किया है और वो सही नहीं लग रहा है तो मैं उसके ऊपर यानी उच्च न्यायालय वहाँ पे अपील कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर ऐसा लगे किसी व्यक्ति को कि नहीं उच्च न्यायालय भी मुझे सही फैसला नहीं दे रहा तो हम सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा पूरा ये प्रोसेस होता है। ठीक है। जैसे हम एक केस स्टडी लेते हैं हमारे ही बुक का कि एक जैसे एक व्यक्ति था जो कि लक्ष्मण, उन्होंने एक महिला से जो 20 साल की महिला थी उनसे शादी की होती है। लक्ष्मण कुमार नाम का एक व्यक्ति 20 साल की एक सुधा गोयल नाम की लड़की से शादी कर लेता है, और वो दिल्ली के ही किसी फ्लैट में रह रहे होते हैं जहाँ पर उनके जो भाई होते हैं लक्ष्मण के ब्रदर और उनकी पूरी फैमिली रह रही होती है। उसके बाद उनकी शादी के कुछ महीने बाद यानी 2 दिसंबर 1980 को जो सुधा होती है, उनकी वाइफ होती है लक्ष्मण की, उनकी डेथ हो जाती है, और सुधा के जो घर वाले होते हैं वो अदालत में मुकदमा दायर कर देते हैं। उनको ऐसा शक होता है कि हाँ हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, इस वजह से वो मुकदमा दायर कर देते हैं। निचली अदालत में मुकदमा दायर करने पर पड़ोसियों को गवाह के लिए बुलाया गया। तब उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर की रात को सुधा की चीख सुनी थी। तो जब निचली अदालत में मुकदमा दायर किया गया तो उनके जो पड़ोसी थे उनको बुलाया गया वहाँ पे, और जब उनसे पूछा गया तो वो बताते हैं कि 2 दिसंबर से पहले जिस दिन उसकी मौत हुई थी उससे एक दिन पहले यानी 1 दिसंबर की रात को हमने ऐसा सुना था, जो सुधा थी उसकी चीख को सुना था। और सुधा को जब वो देखने गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम के बाद जब वो उसे देखने गए थे तो उन्होंने पाया था कि उसकी साड़ी में बिल्कुल आग लपटी हुई है। जब उसे सबने मिलकर बचाया, उसको कंबल में लपेटा वगैरह, तब जो सुधा थी उसकी जान मतलब गई नहीं थी उस वक्त तक, वो ठीक थी, मतलब बोलने की स्थिति में थी। तब उसने बताया कि उसकी जो सास थी शकुंतला, उसने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया है और उसके जो हस्बैंड थे लक्ष्मण, उन्होंने उसमें आग लगा दी है। पड़ोसियों और घर वालों ने बताया कि उसको बहुत मारा पीटा जाता था, उससे दहेज मांगा जाता था, यानी जो सुधा थी उससे दहेज मांगा जाता था, इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा हर रोज मारते पीटते थे। लक्ष्मण और उसकी माँ ने अपने बचाव में ये बात बोली कि जो सुधा थी वो दूध गर्म करने गई थी और उसकी वजह से उसकी साड़ी में आग लग गई और वो जल गई। उसके बाद जो निचली अदालत थी उसने इन तीनों लोगों को दोषी करार दे दिया और मौत की सज़ा सुना दी। उसके बाद 1983 के नवंबर में तीनों जो आरोपी थे वो हाई कोर्ट चले गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी अपील दायर की। तब हाई कोर्ट ने दलीलों को सुनकर सुधा का मरना एक दुर्घटना बताकर तीनों को बरी कर दिया, तो तीनों को छोड़ दिया। ठीक है, मतलब उन्होंने ये कह दिया, हाई कोर्ट ने ये बोल दिया कि ठीक है ये एक दुर्घटना थी, इसमें मतलब मारा नहीं गया है। उसके बाद 1980 के दशक में जब बहुत ज़्यादा महिला आंदोलन चल रहे थे, तब महिला संगठन की जो कुछ औरतें थी उन्होंने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। वहाँ पे ले जाने का उन्होंने फैसला किया और सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण व उसकी जो मम्मी थी वह उसके भाई के खिलाफ उन्होंने अपील दायर की और फिर लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी पाया, लेकिन जो सुभाष चंद्र थे उनके ब्रदर थे उनको आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं था और उन दोनों को यानी लक्ष्मण को और उसकी मदर को दोनों को ही उम्र कैद की सज़ा दे दी। तो इस तरह इस पूरे केस में सबसे पहले ये लोग निचली अदालत में गए, वहाँ पर उनको मौत की सज़ा सुना दी गई थी। तो फिर वो लोग उच्च न्यायालय में गए, वहाँ पे उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन जब ये मामला और ये महिला संगठन के पास पहुंचा, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंचा, तो उन्होंने ये देखा कि नहीं, ये दहेज वाले मामले हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए, ये हमें सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने चाहिए। तो अगर किसी को लगता है कि हाँ इसमें इंसाफ नहीं किया जा रहा तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस लगता है न्याय देने में, लेकिन जो फैसला होता है वो काफ़ी मतलब सही आता है, लोगों के हित में आता है। तब जाके जब सर्वोच्च न्यायालय में ये फैसला गया तो वहाँ पर पूरी कार्रवाई की गई और फाइनली जाके उन लोगों को इस केस में सज़ा दी गई। ठीक है, अब आता है हमारा विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी है। तो जैसे कि दहेज हत्या का जो मामला है वो समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है, या आपराधिक, ये जो मामला है ये आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। यानी दहेज का जो मामला होता है वो हमारे यहाँ पे समाज के विरुद्ध एक अपराध है। तो ये जो मामला है वो हमारा फौजदारी कानून में आता है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून व्यवस्था से संबंधित मामलों को भी देखती है। तो हमारे यहाँ पे जो ये बहुत सारे मामले होते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जैसे अगर हम फौजदारी कानून और दीवानी कानून की बात करें, फौजदारी कानून जिसमें कि क्रिमिनल लॉस आते हैं और दीवानी कानून होते हैं हमारे जिसमें सिविल लॉज आते हैं। ठीक है, फौजदारी कानून होता है ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, हत्या। तो फौजदारी कानून हमारे वो होते हैं, यानी क्रिमिनल लॉ हमारे वो होते हैं जिसमें ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें कि चोरी करना, दहेज के लिए अगर औरतों को तंग किया जा रहा है या फिर हत्या कर दी जा रही है, तो ये सारे जो मामले होते हैं वो हमारे फौजदारी में आते हैं। इसमें सबसे पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR लिखा जाता है। अगर इस तरह की कोई घटना होती है, अगर किसी औरत को मार दिया जाता है या फिर चोरी की जाती है, तो इस तरह के मामलों में सबसे पहले पुलिस के द्वारा FIR लिखा जाता है, जिसे हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। उसको दर्ज किया जाता है। इसके बाद जो पुलिस होती है वो अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। तो अगर ऐसा पाया जाता है कि व्यक्ति दोषी है पूरे प्रोसेस के बाद, तो उसके ऊपर उसको जेल भी भेजा जा सकता है, उम्र कैद दी जा सकती है या कोई और सज़ा दी जा सकती है। इसके अलावा उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उसके बाद दूसरा जो हमारा आता है वो है हमारा दीवानी कानून।
जिसे सिविल लॉ कहते हैं। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। अगर किसी के विशेष तरह के जो अधिकार हैं उसका उल्लंघन किया गया है या उसकी अवहेलना की गई है तो वो इसमें आता है। उदाहरण के लिए ज़मीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। तो जितने भी ये किराए वगैरह से रिलेटेड विवाद होते हैं या फिर डिवोर्स वगैरह के जो मामले होते हैं वो हमारे दीवानी कानून में आते हैं। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो इसमें न्यायालय में जाके याचिका हमें दे देनी होती है, बल्कि जो हमारा फौजदारी कानून होता है उसमें हमें सबसे पहले एफआईआर दर्ज करनी होती है, ठीक है। लेकिन दीवानी कानून में हम याचिका दायर कर सकते हैं। और जैसे कि अगर मामला किराए से रिलेटेड है, किसी मकान से रिलेटेड है, तो मकान मालिक या फिर किराएदार दोनों में से कोई भी जाके मुकदमा दायर कर सकता है। अगर किराएदार को ये लगे कि बहुत ज़्यादा मकान मालिक के द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है तो वो जाके मुकदमा दायर कर सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत ये आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। तो अगर ऐसा हो कि किराएदार पैसे नहीं दे रहे हों तो भी ये हो सकता है कि अदालत फैसला दे दे कि आप मतलब मकान खाली कर दीजिए और जितना किराया रह गया है उसको चुकाइए। तो किसी भी तरह की इस तरह के जो मामले होते हैं वो अदालत के द्वारा सुलझाए जाते हैं। ओके, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? अब हम ये बात करते हैं कि हाँ, ये तो कहा जाता है कि हर किसी को न्यायालय में जाने का अधिकार है, हर कोई जा सकता है, कोई भी जाके अपील कर सकता है। लेकिन ये बात कहाँ तक सच है और क्या है इसमें? भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। तो कोई भी व्यक्ति हो, अमीर गरीब, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी लिंग का हो, वो न्यायालय में जा सकता है। अगर उसके किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ है या फिर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो वो बिल्कुल जाके अपील कर सकता है, बोल सकता है, न्याय मांग सकता है। किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध है। सभी के लिए जो अदालत है वो बिल्कुल एक समान निर्णय देती है, किसी में भेदभाव नहीं करती है। लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित हो जाता है। अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो जो लोग गरीब होते हैं उनके लिए अदालत में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कानूनी प्रक्रिया में ना केवल पैसा और कागजी कार्यवाही की ज़रूरत पड़ती है बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। तो आजकल भी हम देखें तो जितने भी ये कानूनी प्रक्रिया होती है इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। मतलब अगर रोज़ का काम करने वाले जो लोग होते हैं वो तो इससे शायद अफोर्ड ही नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और इसमें इतनी ज़्यादा कागजी कार्यवाही लगती है, उसके बाद इतना ज़्यादा टाइम लगता है कि जो लोग होते हैं वो यही सोचते हैं अरे छोड़ो यार, कहाँ इन सारी चीज़ों में पढ़ना है। तो इस तरह के लोग मतलब इस तरह का सोचने लगते हैं क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी पर चलता है, दिहाड़ी मजदूरी यानी वो रोज़ का ही काम करते हैं और रोज़ का ही पैसा कमाते हैं और उसी से उनकी आजीविका चलती है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो उनके लिए इंसाफ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर मतलब किसी दिहाड़ी मजदूर के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जा रहा है उसके मालिक के द्वारा, उसको टाइम पे पैसे नहीं दिए जा रहे या उसको मतलब मजदूरी टाइम पे नहीं मिल रही है, तो वो अगर ये सोचे कि नहीं मैं अदालत में जाके उसके खिलाफ कार्रवाई करवाता हूँ तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि वो रोज़ रोज़ जाके वहाँ के ना तो खर्चे उठा सकता है, ना वो अपना इतना ज़्यादा टाइम खर्च कर सकता है क्योंकि उसको रोज़ का ही कमाना है और रोज़ का ही खाना है। और वो अपने मालिक से भी पंगा नहीं ले सकता क्योंकि आने वाले समय में शायद उसको उसी के पास काम करना हो। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं जो गरीब होते हैं वो फंस जाते हैं। तो इसके लिए जो हमारी न्यायपालिका थी उसने एक बड़ी अच्छी व्यवस्था की, जनहित याचिका की व्यवस्था की। इसको PIL भी कहा जाता है, जनहित याचिका। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका की व्यवस्था की थी। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो इसके लिए क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, जो दिहाड़ी मजदूर है वो तो बिल्कुल नहीं पहुँच पा रहा है, तो इसके लिए जो हमारी न्यायपालिका थी उसने एक बड़ा अच्छा सा व्यवस्था लाया,
PIL लाया कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उसके किसी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो कोई और व्यक्ति उसके बिहाफ पर कोई और व्यक्ति जनहित याचिका कोर्ट में दायर कर सकता है। वो उच्च न्यायालय में भी दे सकता है और सर्वोच्च न्यायालय में भी दे सकता है। फिर उसके तहत जो हमारी न्यायालय होगी वो फैसला सुना देगी। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है, अगर हम उसकी प्रॉब्लम देख पा रहे हैं कि हाँ उसको प्रॉब्लम है, तो हम जनहित याचिका डाल सकते हैं और सरकार उस पर फैसला दे देती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र को भी जनहित याचिका माना जाता है। तो अगर माना जा सकता है, अगर कोई लेटर भी लिख के देता है कि हाँ हमें मतलब ये दिक्कत है हमारे पास के इस व्यक्ति को इस तरह का, तो कोई भी अगर लेटर लिखता है या फिर तार भेजता है, टेलीग्राम भेजता है जनहित याचिका को, तो फिर जो न्यायालय है वो उसके ऊपर कार्रवाई करती है, फैसला देती है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी तब बहुत से लोगों ने जनहित याचिका डाली थी। बंधुआ मजदूरों को अमान्य श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था। तो बहुत से बंधुआ मजदूरों के लिए इसकी व्यवस्था हुई थी, यानी कुछ लोगों ने मिलकर जनहित याचिका डाली थी, तब उनके ऊपर फैसला आया था। इसके अलावा बिहार में जो कुछ मतलब सजा काटने वाले सजा काटने वाले लोग थे, तो क्या हुआ था कि उनकी मतलब प्रक्रिया पूरी हो गई थी, यानी उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया था सजा काटने का, लेकिन फिर भी उनको जेल में रखा गया था। तो जनहित याचिका जब डाली गई, PIL जब डाला गया, तो उसके बाद उनको रिहा किया गया, उनको छोड़ा गया। ठीक है, तो कई तरह की इस तरह के जो मामले थे वो जनहित याचिका के द्वारा सॉल्व किए गए हैं। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन दिया जाता है उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी। तो सरकारी स्कूल्स वगैरह में जो बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, इसकी जो व्यवस्था थी वो भी जनहित याचिका के द्वारा ही की गई थी। क्या हुआ था कि जब 2001 का टाइम था हमारा, तो उसमें राजस्थान और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था और इस वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया था। और इसके अलावा अगर हम सरकारी गोदामों की बात करें तो वहाँ पर अनाज भरे पड़े थे। बहुत सारे जो गेहूँ थे उनको चूहों ने खा खा के ख़त्म कर दिया था, मतलब उसको बिल्कुल बेकार कर दिया था, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उसने उसको अच्छे से स्टोर नहीं किया। इसकी वजह से एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, ऊपर से जो अनाज रखे हुए थे वो भी इतनी बुरी तरह से मतलब चूहों के द्वारा ख़राब कर दिए गए। उसके बाद जब पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ नामक एक जो संगठन था, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर दी और याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में यानी आर्टिकल 21 में जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। मौलिक अधिकार हमें दिया गया है और उसमें ये बात भी है कि हाँ जो राज्य है वो लोगों को भोजन का अधिकार भी देगी, मतलब कोई व्यक्ति भोजन की वजह से नहीं मरना चाहिए, खाने की वजह से नहीं मरना चाहिए। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया कि उसके पास संसाधन नहीं है। और जब राज्य ने ये दलील दी कि हाँ मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास सामान नहीं था, तो उसको भी गलत साबित कर दिया, क्योंकि सामान तो था कहीं ना कहीं। इसका आधार ये था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया कि सबको भोजन दिया जाना चाहिए। उपलब्ध करवाना जो काम है, मतलब सबको खाना देने का जो काम है, वो कहीं ना कहीं राज्य का काम है, तो आपको ये करना पड़ेगा। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया कि वो लोगों को नए रोजगार दें, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ते दर पर भोजन दें, बच्चों को स्कूल में दोपहर का खाना दें। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हुआ था, जिसके बाद स्कूल में बच्चों को मिड डे मील दिया जाने लगा। आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अगर आम आदमी अदालत तक पहुंच जाता है, उसकी बात अदालत तक पहुंच जाती है, तो उसके लिए वही अन्याय की बात हो जाती है। अदालत ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है। अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। अदालत के कुछ फैसले अक्सर ऐसे भी रहे हैं जो कि मतलब आम लोगों के लिए सही नहीं साबित हुए। कई बार मतलब जैसे झुग्गी झोपड़ियों का अगर ये फैसला आता है तो इसमें कई बार थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं।
जैसे गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। तो वहाँ पे जो गरीब रहते थे यानी उन लोगों को वहाँ से हटा दिया गया था। तो ये पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बुरा था, क्योंकि जब 1985 था, हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरफ देखा जा रहा है, जबकि पहले वाले फैसले में यानी जो 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसला में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। तो अब जो फैसला दिया गया है उसमें बिल्कुल जो वासी होते हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं लोग हैं, उनको घुसपैठियों की तरह देखा गया है। लेकिन जब 1985 में ये फैसला दिया गया था तो उनके हित में रखा गया था। ठीक है। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालत ने कई साल लगा देती है। इस देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल है। तो कभी कभी क्या होता है कि फैसला आने में हमारे यहाँ पर बहुत लंबा टाइम लग जाता है, कभी कभी तो मतलब 10-10, 15-15 पता नहीं कितने साल लग जाते हैं। तो ये जो देरी होती है कहीं ना कहीं इंसाफ में देरी का मतलब इंसाफ का कत्ल कहा गया है। ठीक है। अगर मतलब कभी कभी कुछ केस ऐसे रहे हैं, जैसे कि अगर किसी बच्चे ने 16-17 साल की उम्र में अगर उसके ऊपर कोई मतलब चोरी का इल्ज़ाम लग गया, एक केस था कि 16-17 साल की उम्र में उस पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया, तो उसका फैसला 30-35 साल बाद आया। तो पूरे टाइम वो जेल में रहा, अभी उसका जो मतलब वो था इल्ज़ाम था वो भी साबित नहीं हो पाया। तो इस चक्कर में उसका एक लंबा टाइम पीरियड यानी उसकी जो पूरी एज थी वही ख़त्म हो गई कहीं ना कहीं, पूरा एक लंबा टाइम पीरियड उसको जेल में बिताना पड़ा। तो ऐसे कई तरह के फैसले रहे हैं या रहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड लग जाता है। तो इंसाफ में देरी होना कहीं ना कहीं इंसाफ का कत्ल करना ही तो हुआ। ठीक है। तो बहुत बार फैसले ऐसे हो जाते हैं जो लोगों के हित में नहीं होते, या फिर कई बार फैसले ऐसे हो जाते हैं जिनमें बहुत देर हो जाती है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कि इसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। चाहे देर ही होती है लेकिन फैसले दिए जाते हैं कहीं ना कहीं, जो बड़े स्तर पर भी क्यों ना लोग हों या छोटे स्तर पे हों, कोई भी काम करने से वो डरते हैं। भले उनके पास बहुत पावर हो लेकिन फिर भी वो छुपते फिरते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो कि हमें मतलब सज़ा दे दी जाएगी, अगर जो भी फैसला होगा वो हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, किसी के अंडर नहीं आती, किसी माफिया के अंडर, ना किसी नेता के अंदर, किसी के अंडर नहीं आती। वो संविधान के द्वारा जो भी लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग काम करती है। तो हमारी जो कानून व्यवस्था है, जो हमारा न्यायपालिका है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। तो ये उन लोगों की जो भी शक्तियाँ होती हैं उस पर अंकुश लगाने का भी काम करती है। अगर कोई वो लोग ऐसा फैसला दे दें कि ऐसा कोई मतलब कानून बना दे जो लोगों के लिए हितकारी ना हो, तो इसमें न्यायपालिका उसमें करेक्शन कर सकती है, उसको बदल सकती है, उसको रद्द कर सकती है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा तो करती ही करती है। संविधान सभा के जो सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा है जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू रही है। तो जो हमारी संविधान सभा थी उन्होंने बहुत मजबूती के साथ इसे बनाया, बहुत सोच विचार करके बनाया है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका का उन्होंने जो सपना देखा था वो कहीं ना कहीं साकार हुआ है। ये पूरी तरह से स्वतंत्र है, इसीलिए ये हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लोकतंत्र का। किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रहे, तभी वहाँ पे लोकतंत्र कायम रह सकता है। वरना अगर किसी एक व्यक्ति का राज हो जाए या कुछ वर्गों का राज हो जाए तो बाकी लोग कहीं ना कहीं दब के रह जाएंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।